हॉरर फिल्मों में अक्सर एक सीन आता है जो बहुत डराता है। जब किसी इंसान के शरीर पर कोई बुरी आत्मा या कोई दूसरी शक्ति कब्जा कर लेती है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया था। एक सच्ची कहानी पर आधारित 2005 में एक बड़ी मशहूर हॉलीवुड फिल्म आई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। उसके पोस्टर पर ठीक यही लिखा था। ये फिल्म असल में जर्मनी की एक लड़की एनेलीज मिशेल की एक दिल दहला देने वाली कहानी थी, जिसने कानून, विज्ञान और विश्वास इन सब के बीच की लकीर को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। तो चलिए एनेलिस की कहानी को शुरू से जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 1968 में। तब एनेलिस 16 साल की थीं और स्कूल में उन्हें अचानक दौरे जैसा पड़ा। फिर 1970 में उन्हें टीबी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया और वहीं उन्हें अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। लेकिन 1973 आते आते हालात काबू से बाहर हो गए। वो दिन में 600 बार घुटनों के बल झुकतीं, कुत्ते की तरह भौंकतीं और यहाँ तक कि मकड़ी और कोयला तक खाने लगी। उनके घर वालों को पक्का यकीन हो गया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा का साया है। तो 1975 में उन्होंने चर्च से एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की रस्म की इजाज़त ले ली और यहीं से इस कहानी ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। सिर्फ 10 महीनों के अंदर 67 बार एग्जॉर्सिज्म की रस्में हुईं और 1976 में एनेलिस की मौत हो गई। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। दावा किया गया कि एनेलीज के शरीर में एक नहीं बल्कि 6 अलग-अलग आत्माएं हैं। लूसिफर, जूडिस इस्कैरियोट, नीरो, केन, एडोल्फ हिटलर और वैलेंटिन फ्लेशमैन, जो 16वीं सदी का एक बदनाम पादरी था। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि इन आत्माओं की एनेलीज के जरिए बात करने की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद हैं, जो सुनने में रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई किसी बुरी आत्मा का कब्जा था या फिर विज्ञान के पास इस तरह की भयानक घटनाओं के लिए कोई और ही बिल्कुल अलग वजह है? और इसका जवाब शायद साइंस के पास है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की शुरुआत होती है एक मानसिक स्थिति से, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था, पर अब इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या शॉर्ट में DID कहते हैं। ये एक ऐसी हालत है जिसमें एक इंसान की पहचान, उसका व्यक्तित्व 2 या 2 से ज्यादा अलग-अलग हिस्सों में टूट जाता है। इन हिस्सों को ऑल्टर्स कहा जाता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि पहचान टूटती कैसे है, पहले ये समझना होगा कि ये बनती कैसे है। एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल रॉजर्स। उनके हिसाब से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है रियल सेल्फ, यानी हम असल में जो हैं। दूसरा है सेल्फ इमेज, मतलब हम खुद को जैसा देखते हैं। और तीसरा आइडियल सेल्फ, यानी हम जो बनना चाहते हैं। एक स्वस्थ दिमाग में ये तीनों हिस्से एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। लेकिन जब दिमाग पर कोई बहुत गहरा सदमा लगता है, बहुत ज्यादा तनाव होता है, तो ये टीम टूट जाती है। पहचान के ये हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, यानी डिसोसिएट हो जाते हैं। और यही टूटे हुए हिस्से अपनी खुद की अलग अलग पहचान बना लेते हैं, जिन्हें ऑल्टर्स कहते हैं। और ये बिखराव कितना ज्यादा हो सकता है, इसका अंदाजा किम नोबल के केस से लगाया जा सकता है। किम के अंदर 100 से भी ज्यादा अलग अलग व्यक्तित्वों की पहचान की गई है। सोचिए जरा, एक ही शरीर लेकिन उसके अंदर 100 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। किम के कुछ ऑल्टर्स को तो ये तक नहीं पता कि दूसरे ऑल्टर्स भी मौजूद हैं। कोई ऑल्टर एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, तो कोई एक छोटी बच्ची और कोई एक माँ। ये एक ही शरीर में रहने वाले कई अलग अलग लोगों जैसा है। तो चलिए अब इस नई समझ के साथ एनेलीज के मामले पर वापस चलते हैं। जहां एक तरफ शैतानी कब्जे की बात हो रही थी, वहीं विज्ञान हर लक्षण के लिए एक मेडिकल वजह बता रहा था। जैसे जो शैतानी आवाजें सुनाई दे रही थी, वो एपिलेप्सी की वजह से होने वाले ऑडिटरी हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। शैतानों की तरह बोलना, वो असल में हाइपर रिलीजियस डिल्यूजन का असर हो सकता है। खाने से परहेज, एनोरेक्सिया नर्वोसा और शरीर का ऐंठना, वो तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के दौरे हो सकते हैं। और ये सारी बातें हमें एनेलीज की मौत के असल और बेहद अफसोसनाक सच तक ले आती हैं। उसकी मौत किसी शैतान से लड़ते हुए नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ साफ बताया कि मौत की वजह भूखमरी और शरीर में पानी की गंभीर कमी थी। मौत के वक्त उसका वजन सिर्फ 32 किलो रह गया था।
इसके बाद जो कोर्ट केस हुआ उसमें अदालत ने एनालिस के माता-पिता और उन 2 पादरियों को लापरवाही से हुई हत्या का दोषी पाया। क्यों? क्योंकि अदालत का मानना था कि अगर एनालिस को सही समय पर मेडिकल इलाज मिलता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। ये कोई आध्यात्मिक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था। तो एनालिस का मामला तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डीआईडी की जड़ क्या है? आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी इंसान का दिमाग ही इतने टुकड़ों में बढ़ जाता है? और इसका जवाब सच में दिल दहला देने वाला है। आंकड़े और रिसर्च बताते हैं कि डीआईडी के लगभग 90% मामले 90% सीधे सीधे बचपन में हुए किसी गहरे सदमे या शोषण से जुड़े होते हैं। ये ट्रॉमा शारीरिक, यौन या भावनात्मक किसी भी तरह का हो सकता है। और यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। डिसोसिएशन यानी दिमाग का इस तरह से टूट जाना ये कोई बुराई या कमज़ोरी की निशानी नहीं है। ये असल में दिमाग का एक बहुत ही ख़ताश तरीका है खुद को उस दर्द और अनुभव से बचाने का जिसे सहना लगभग नामुमकिन हो। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि डिसोसिएशन एक स्पेक्ट्रम है, मतलब इसके हल्के-फुल्के रूप काफ़ी आम हैं। एक स्टडी के मुताबिक लगभग 74% लोगों ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो डिसोसिएशन का अनुभव किया ही है। डीआईडी तो इसका सबसे गंभीर रूप है, लेकिन इसके कई और रूप भी हैं, जैसे डिसोसिएटिव एमनेशिया, जब किसी तनाव भरी घटना के बाद उसकी जरूरी बातें याद रखने में मुश्किल होती है, या फिर डीरियलाइजेशन, एक ऐसी फीलिंग जिसमें लगता है कि आसपास की दुनिया असली नहीं बल्कि कोई सपना चल रहा है। ये सब डिसोसिएशन के ही हल्के रूप हैं। अफसोस की बात यह है कि फिल्में और मीडिया अक्सर डीआईडी को किसी डरावने राक्षस की तरह दिखाते हैं। जब ऐसा होता है तो उन असली लोगों की कहानी छिप जाती है जो इस स्थिति के साथ चुपचाप जी रहे हैं। उन्हें डर की नहीं बल्कि हमदर्दी और सही मदद की जरूरत होती है। तो आखिर में बस एक सवाल पे सोचते हैं, अगर हमारा दिमाग दर्द से बचने के लिए अपने अंदर ही पूरी की पूरी नई दुनिया बना सकता है, तो सोचिए कि ये और क्या-क्या करने में सक्षम है। शायद दिमाग की इस शक्ति से डरने की नहीं, बल्कि इसे समझने और इसकी जटिलता की सराहना करने की जरूरत है।